हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम क्लास 12 बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट और क्लियर नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशंस और बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर एवोल्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे अडैप्टिव रेडिएशन, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल एंड एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। रेडिएशन, यहाँ हमें एक डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी से। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जोग्राफी इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। इस बात का क्या मतलब है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो एक जोग्राफिकल एरिया में पहले कुछ स्पीशीज़ रहती थी, अब ये स्पीशीज़ क्या कर गई हैं, अडैप्ट कर गई हैं, रेडिएट कर गई हैं। अब इनके डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसलिए इसको हम अडैप्टिव रेडिएशन बोल रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो इसका दिया है डार्विन ने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने, ऑन द ब्लैक बर्ड्स, द स्मॉल ब्लैक बर्ड्स जो डार्विन फिंचेस के नाम से भी पॉपुलर हैं। पहले ये गैलापागोस आइलैंड्स पे ही रहती थी, पर अब पहले क्या था, इनका फंक्शन क्या था, फीचर क्या था कि ये सीड ईटर्स थी, सारी की सारी क्या खाती थी, सिर्फ सीड्स खाती थी। अडैप्टिव रेडिएशन होने के बाद अब इनके डिफरेंट बीक्स हो गए। ऑल दीज हैव डिफरेंट बीट्स बिकॉज इनका जो फीचर है वो भी बदल गए हैं। अभी इंसेक्टिवोरस भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं। सो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स का। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स आर द एनिमल्स दैट रिसाइड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं इन्होंने भी क्या करा है, अडैप्टिव रेडिएट करके। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, वूम्बैट, देन मैंडिकूट, देन कोयला, मार्सूपियल मोल। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमोनिक्स हैं इसके लिए। वेस्ट बंगाल के मिस्टर सौरव गांगुली, 1 कप अगेंस्ट ऑल राउंडेड कैंगरूज। तो ऑल इज डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग, बाकी जो भी हैं हम ये याद कर सकते हैं। देन वी हैव प्लासेंटल मैमल्स। प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स के बीच में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ आर हियर। तो ये जो है अडैप्टिव रेडिएशन के साथ साथ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का भी एक एग्जाम्पल है, प्लासेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि जब एक प्लेस में एक से ज़्यादा अडैप्टिव रेडिएशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एज वेल एज अडैप्टिव रेडिएशन। यहाँ पे भी हमारे पास न्यूमोनिक्स है। फॉर प्लासेंटल मैमल्स इट इज़ मैम लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट, और यू कैन से फॉरेंसिक साइंस बोली वाओ। And then we have for Australian marsupials many number of mouse spotted flying on Tasmanian world. Let's move on to the theory of biological evolution now. इसमें जो फर्स्ट थियरी है दैट इज़ कॉल्ड लेमार्किज्म, बिकॉज किसने दिया इसको, लेमार्क ने दिया। इज़ ऑल्सो नोन एज द थियरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑल्सो नोन एज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसमें क्या पोस्टुलेट दी इन्होंने कि द ऑर्गन वी यूज़ आर स्ट्रॉन्ग एंड हेंस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इन्होंने इसमें सिंपली ये बोला कि आगे जनरेशन को हम जो कैरेक्टर्स पास ऑन कर रहे हैं वो सिर्फ इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हमारे को इसका कितना यूज़ है और कितना यूज़ नहीं है। मतलब इसका जीन से कोई रिलेशन नहीं है, इनहेरिटेंस से कोई रिलेशन नहीं है, बस यूज़ एंड डिसयूज़ से है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि एक जिराफ्स होते हैं, जिराफ्स का पहले कैसा नेक था, शॉर्ट नेक हुआ होगा। फिर जब जिराफ को रियलाइज़ हुआ या जिराफ ने जब अडेप्ट करना स्टार्ट करा टू लॉन्गर नेक्स, बिकॉज उनका फीडिंग हैबिट कैसा है कि वो ट्रीज़ पे से लीव्स खाते हैं, तो उनको अपनी नेक स्ट्रेच करनी पड़ी होगी। नेक स्ट्रेच करते करते वो लॉन्ग हो गई होगी और उसके बाद वही कैरेक्टर उन्होंने आगे पास कर दिया होगा। नाउ वी नो दैट ये सब ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज जीन्स आर द वंस रिस्पॉन्सिबल जो कैरेक्टर्स पास होते हैं। इसलिए आगे जाके वीरमैन ने इस थियोरी को रिजेक्ट भी कर दिया। फिर सेकेंड थियरी आया नेचुरल सिलेक्शन का, गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। नाउ चार्ल्स डार्विन ने यही सेम चीज़ कंक्लूजन पे पहुँचे गैलापागोस आइलैंड में, वही सेम कंक्लूजन पे अल्फ्रेड भी पहुँचे इन मलय आर्किपेलागो। आर्किपेलागो जो है, मलय आर्किपेलागो इज़ एन आइलैंड, इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मलेशिया इंडोनेशिया वाला। यहाँ पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे और दोनों ही सेम कंक्लूजन पे आए। सेम कंक्लूजन क्या था कि ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स दे शेयर द सेम सिमिलैरिटीज़ एंड दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्रीज़। इसका क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितनी भी स्पीशीज़ अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारे ही उनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा और कुछ ना कुछ उनकी सिमिलैरिटीज़ भी रही ही होंगी। ये दोनों बातें इन लोगों ने बताई। फिर पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विन थियोरी ऑन पॉपुलेशन, क्या डार्विन थियोरी क्या रही, क्या बताया उन्होंने।
फर्स्ट उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, मतलब अगर कोई हमारे पास लिमिटेशंस ना हो तो पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर सकती है, एक्सपोनेंशियली भी ग्रो कर सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोलते हैं। सेकेंड चीज़ उन्होंने लेकिन क्या बताई कि प्रैक्टिकलिटी में अगर हम देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दे आर लिमिटेड, हमारे पास अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं। इसी लिमिटेशन की वजह से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। तो ये एक नेचर का तरीका है टू कीप अ चेक ऑन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, ये नेचर ने इंश्योर करा है बाय कीपिंग इट्स रिसोर्सेज लिमिटेड। थर्ड चीज़ उन्होंने क्या बताई कि स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन भी होता है। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो स्पीशीज़ फिर उनके लिए compete भी करेंगी, कंपटीशन होगा और एग्जिस्टेंस के लिए फिर स्ट्रगल करेंगी। और फिर सर्वाइव कौन करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हमें टर्म दिया किसने, मार्क स्पेंसर ने। इन्होंने क्या बताया कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, दोनों ही डार्विन और ये मार्क स्पेंसर दोनों ही ये बात मानते थे कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी स्पीशीज़ रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा फिट होगी वही आगे जाके सर्वाइव कर पाएगी, एंड दैट इज़ नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब डार्विन ने हमें दो कंसेप्ट्स दिए, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट क्या चीज़ है, ब्रांचिंग डिसेंट इज़ द पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एंड नेचुरल सिलेक्शन इज़ द मैकेनिज्म, कि वो कैसे एवोल्यूशन कर रहा है। तो ब्रांचिंग डिसेंट का क्या मतलब है, जैसे ब्रांचेस होती है ना ट्री, एक ही स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं, वैसे ही जितने भी स्पीशीज़ हैं वो किसी एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, ये मतलब हो गया ब्रांचिंग डिसेंट का। और नेचुरल सिलेक्शन में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मॉथ वाला एग्जांपल, वेरिएशन आती है और फिर जो भी स्पीशीज़ उसको अच्छे से अडेप्ट कर सकती है वही आके जाके सर्वाइव कर सकती है। फिर आगे आते हैं थर्ड थ्योरी, म्यूटेशनल थ्योरी। किसने दी, ह्यूगो दे व्राइस ने दी। इन्होंने किस पे काम करा, इवनिंग प्रिमरोज़ पे काम करा। इवनिंग प्रिमरोज़ का ही दूसरा नाम क्या है, 4 o'clock प्लांट भी हम इसको कहते हैं। इन्होंने क्या देखा, अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि एवोल्यूशन जो है इट्स अ लार्ज सिंगल स्टेप म्यूटेशन, इट्स नॉट ग्रेजुअल। डार्विन ने क्या बताया था कि म्यूटेशन एवोल्यूशन जो है वो कैसे हो रही है, स्लो स्टेप्स में हो रही है, ग्रेजुअली हो रही है, डायरेक्शनल हो रही है। पर इसको किसने रिजेक्ट करा या किसने अपोज़ करा, ह्यूगो डे व्राइस ने इसको अपोज़ करा इस आइडिया को। उन्होंने बोला कि म्यूटेशन जो है वो लार्ज है, एक सिंगल स्टेप में हो रही है एंड रैंडम है, मतलब डायरेक्शनलेस है, इसका कुछ डायरेक्शन नहीं है। ही सेड माइनर वेरिएशन से कुछ नहीं होता, लार्ज म्यूटेशन इज़ द वन दैट लीड्स टू एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, ही सेड कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे एवोल्यूशंस, थोड़े थोड़े छोटे छोटे म्यूटेशंस हो रहे हैं जिनकी वजह से स्पीसिएशन हो रही है या जिनकी वजह से क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। पर ह्यूगो दे व्राइस सेड अदरवाइज, ही सेड कि नहीं, एक स्टेप हो रहा है, एक बड़ा स्टेप हो रहा है, उसी की वजह से क्या हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। इसको हम बोलते हैं सॉल्टेशन। सॉल्टेशन मतलब क्या होता है, स्पीशीज़ का फॉर्मेशन, दैट इज़ एवोल्यूशन। सो ये बताया हमें ह्यूगो डे व्राइस ने। फिर आते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बहुत CBSE में इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो वी नीड टू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस। ये एग्जैक्ट बुक की डेफिनेशंस हैं, वी हैव बीन गिवन ऑल 3 डेफिनेशंस, यू नीड टू रिमेंबर, और ये सारा लिख कर आना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पर भी, राइट। एक बार पढ़ लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस, दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। ये है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जीन पूल जो है अगर वो मेंटेन्ड है, अगर जीन पूल जो है चेंज नहीं हो रहा है, उसमें सेम ही टाइप की स्पीशीज़ हैं, उनमें सेम ही टाइप के जीन्स हैं, तो क्या होगा, तो अपना इक्विलिब्रियम में रहेगा अपना पॉपुलेशन। अगर जीन पूल चेंज हुआ, अगर जीन्स में चेंज आया, तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। एलीलिक फ्रीक्वेंसी मतलब समझ लो आप, डोमिनेंट अलील जो है उसको हम P मान लेते हैं एंड रिसेसिव अलील किसको मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। तो डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू 1। और जब हम जीनोटाइप्स की बात करते हैं तो P + Q का होल स्क्वायर यानी P² + Q² + 2PQ शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1। P² मीन्स जो डोमिनेंट स्पीशीज़ है, Q² मीन्स जो रिसेसिव वाला स्पीशीज़ है, एंड 2PQ मतलब जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील है,
राइट. सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज़ 1. अब जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कौन से फैक्टर्स करते हैं. इसमें 6 फैक्टर्स हमें लार्जली दे रखे हैं, 5 फैक्टर्स एक्चुअली दे रखे हैं एनसीईआरटी में. दैट इज़ जीन माइग्रेशन, जिसको हम जीन फ्लो भी बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. जो अफेक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड जीन माइग्रेशन, या फिर हम इसको जीन फ्लो भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, कोई एक पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स निकलते हैं और दूसरी पॉपुलेशन की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे जाके रहने लग जाते हैं. इससे क्या होता है, जो पुराना पॉपुलेशन था उसका भी अफेक्ट हुआ जीन, और जो आगे वाले नए पॉपुलेशन में जहाँ पे जाकर ये मूव करे हैं वहाँ का भी जीन पूल डिस्टर्ब होगा. तो दोनों ही टाइप का इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा. अब ये माइग्रेशन अगर चलता रहा बहुत टाइम तक, मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, फिर दूसरी पॉपुलेशन से वापस पहली पॉपुलेशन में, अगर ऐसे इंडिविजुअल्स मूव करते रहे तो फिर हम इसको जीन माइग्रेशन ना बोल कर क्या बोलेंगे, जीन फ्लो बोलेंगे, क्योंकि अब फ्लो हो रहा है जीन्स का. ठीक है. सेकेंड फैक्टर इज़ जीन ड्रिफ्ट. जीन ड्रिफ्ट क्या होता है, जीन ड्रिफ्ट में हमें एक चीज़ जो याद रखनी है कि ये बाय चांस हो रहा है, मतलब कुछ गलती से हुआ, बाय चांस क्या हुआ कि कुछ वेरिएंट्स एक पॉपुलेशन से दूसरे में चले गए. जीन माइग्रेशन में क्या था कि अपने आप गए थे, अपने मन से गए थे. जीन ड्रिफ्ट में कुछ ऐसा रैंडम हुआ या कुछ ऐसा चांस हुआ जिससे कुछ वेरिएंट्स जो हैं दूसरी पॉपुलेशन में मूव कर गए. इसको हमने बोला जीन ड्रिफ्ट. जीन ड्रिफ्ट में ही एक और फिनोमेना हम देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट. फाउंडर्स इफेक्ट में क्या है कि एक पॉपुलेशन दूसरे एरिया में जा रहा है और फिर वहाँ के फाउंडर्स बन रहे हैं. मतलब एक आइसोलेटेड जगह पर जा रहे हैं कुछ लोग, मूव कर रहे हैं और फिर वहाँ पे अपना, जैसा हमने लिखा है, कब्ज़ा कर रहे हैं. ठीक है. तो वहाँ पे अपना क्या बना लिया इन्होंने, वहाँ के फाउंडर्स बन गए. तो वहाँ पे इन्होंने एक नया जीन पूल शुरू कर दिया. थर्ड पॉइंट इज़ म्यूटेशन. म्यूटेशन में क्या होता है, ओल्ड जीन इज़ रिप्लेस्ड विद न्यू जीन, मतलब कुछ चेंजेस हो जाते हैं. हेंस जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब. तो म्यूटेशन की वजह से भी जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है. फिनोमेना की बात करें, दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, ये हमें डायग्राम हमने दे रखा है एनसीईआरटी का. तो इसमें 3 टाइप्स के चेंजेस आ सकते हैं, या तो स्टेबल हो, या फिर डायरेक्शनल चेंज हो, या फिर डिसरप्टिव चेंज हो. अगर हम फर्स्ट ग्राफ को फॉलो करें तो फर्स्ट ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो पीक है, जो हाई हो रही है, जो नैरो हो रही है, पीक को कहाँ हो रही है, एकदम बीच में हो रही है. मतलब इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल चेंज हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, हम एक्सट्रीम्स पे नहीं जा रहे. अगर हम हाइट को एक एग्जांपल मान के चलें तो हम ना ज़्यादा लंबे लोगों के पास जा रहे हैं, ना ज़्यादा छोटे लोगों के पास, हम मीडियम हाइट वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. दैट इज़ द फर्स्ट ग्राफ. सेकेंड ग्राफ में हम क्या कह सकते हैं कि पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, यानी कोई भी एक वेरिएंट को हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. या तो हम ज़्यादा किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ज़्यादा हाइट वाले को सपोर्ट कर रहे हैं या कम हाइट वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, हम बीच वाले हाइट को सपोर्ट नहीं कर रहे. एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है. और 2 पीक्स फॉर्म, इसको हम बोलते हैं डिसरप्टिव चेंज. डिसरप्टिव चेंज में क्या होता है कि हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम मीडियम वाले को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे. किसको सपोर्ट कर रहे हैं, या तो ज़्यादा हाइट वाली को या कम हाइट वाले को. इसमें बोथ ही वेरिएंट्स जो हैं दे आर गेटिंग सिलेक्टेड. ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन में. Now this is the next topic, a brief account of evolution. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स आए अर्थ पर वो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे. और कहाँ ओरिजिनेट करे, वाटर में ओरिजिनेट करे. इन्होंने, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने क्या करा, ऑक्सीजन को रिलीज़ करा क्लोरोफिल यूज़ करके, है ना. तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ करनी शुरू करी. जब इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ करनी शुरू करी तब ये क्या जाके बने, मल्टी सेलुलर बने. फिर मल्टी सेलुलर में भी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, सबसे पहले कौन से आए, इनवर्टिब्रेट्स आए, विच वॉज अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. और प्लांट्स जो थे, द फर्स्ट स्पीशीज़ दैट केम ऑन लैंड वर द प्लांट्स. ठीक है. तो अभी तक ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स चल रहे हैं वो कहाँ चल रहे हैं, वाटर में. द फर्स्ट स्पीशीज़ दैट एक्चुअली केम ऑन लैंड वॉज प्लांट्स. ठीक है. वो भी सी वीड से हमने स्टार्ट करे अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो. फिर इनवर्टिब्रेट्स से क्या बने, जॉलेस फिशेस बनी. जॉलेस फिशेस भी क्या हुए, 350 मिलियन ईयर्स अगो कभी आए होंगे. इनको हम लोबफिन्स भी बोलते थे. अब लोबफिन्स में भी क्या था, हमें लगा था कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं, पर फिर साउथ अफ्रीका में हमें इसका एक और स्पीशीज़ मिल गया अराउंड
1938 तो हमें पता चला कि एक्सटिंक्ट भी नहीं थे, तो ये सीलोकैंथ्स ही थे। उसके बाद दे कैन कम आउट ऑफ, अब लोब फिन्स का क्या प्रॉपर्टीज़ क्या है कि दे कैन कम आउट ऑफ वाटर एंड दे पोजेस स्ट्रॉन्ग स्टाउट्स एंड फिन्स। तो ये एकदम डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है वाटर पे, ऐसा नहीं है कि इनको सर्वाइवल के लिए वाटर ही चाहिए, वाटर से बाहर भी आगे रह सकते हैं। इनके पास फिन्स हैं, इनके स्टाउट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। फिर लोब फिन्स ही जाके किस में इवॉल्व हो गए, एम्फिबियंस में। एम्फिबियंस आगे जाके किस में इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स में। एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स में डिफरेंस क्या हुआ कि अब रेप्टाइल्स जो है दे कैन ले देयर एग्स ऑन लैंड, और ऐसे एग लेग कर सकते हैं ये कि वो सनलाइट में ड्राई अप ना हो, राइट। एम्फिबियंस जो हैं वो अपने वाटर में एग्स ले करते थे, बट दीज ऑर्गेनिजम्स द रेप्टाइल्स दे कैन ले एग्स जिनके शेल्स जो हैं वो थिक हैं एंड दे डू नॉट गेट ड्राइड अप, ठीक है। अब रेप्टाइल्स भी आगे जाके बाहर तो आ गए, रेप्टाइल्स लैंड पे सर्वाइव करने लग गए, पर वापस कुछ इनमें से रेप्टाइल्स जाके किस में वापस पानी में रहने लग गए, एंड दिस इज़ अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये क्या करने लग गए, रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स वापस पानी में जाके रहने लग गए। इसका एक एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इक्थियोसॉर्स, ठीक है, विच इज़ द फिश लाइक रेप्टाइल। ये वापस क्या करा, पानी में जाके रहने लग गया, और इन्हीं से आगे क्या इवॉल्व हो गए, डायनासोर्स इवॉल्व हुए। डायनासोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम माने तो टायरेनोसोरस रेक्स जो है, विच इज़ बाईपीडल, बाईपीडल मतलब इसके 2 पैर थे, कार्निवोर था, डैगर लाइक टीथ थे इसके, एंड इट इज़ एन एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल्स। मतलब रेप्टाइल्स हम कहाँ से कहते हैं, कहाँ से आए हैं, डायनासोर से। एंड द टायरेनोसोरस रेक्स वाज 20 फीट लॉन्ग, राइट। डायनासोर्स कब एक्सटिंक्ट हुए, 65 मिलियन ईयर्स अगो वी से दैट डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट। अब चेंजेस इन एनवायरनमेंट या फिर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा उसकी वजह से हो गए, नो वन नोज दैट फॉर श्योर, ठीक है। पर वी से कि डायनासोर्स किसके एंसेस्टर्स रहे हैं, बर्ड्स के भी और मैमल्स के भी। मैमल्स, अब मैमल्स का प्रॉपर्टी क्या है, दैट दे आर विविपेरस। अर्ली मैमल्स जो आए थे वो कैसे लगते थे, छोटे छोटे थे, तो दे लुक लाइक श्रूज, राइट। एग्जाम्पल इनका क्या है मैमल्स का, हमें पता ही है, वेल, डॉल्फिन, सील्स। एवोल्यूशन ऑफ मैन, ना एवोल्यूशन ऑफ मैन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई टर्म्स में आता है, पूछा जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास न्यूमोनिक्स हैं, डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा मतलब पहले हम एरो के हिसाब से चलेंगे, मतलब पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस DR, और फिर स्नेहा में हम A से S चलेंगे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैल्स एंड देन होमो सेपियंस, ठीक है। एप्स के एंसेस्टर्स हम किसको मानते हैं, DNR को, यानी ड्रायोपिथेकस है, रामापिथेकस को। आगे इसका टेबल हम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। हम ड्रायोपिथेकस से स्टार्ट करते हैं। एज ऑफ फॉसिल्स दे रखे हैं हमें 15 मिलियन ईयर्स अगो। लोकेशन कहाँ है, यूरोप और अफ्रीका में हम इसके फॉसिल्स मिले। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी एज सच एनसीईआरटी में हमें दे नहीं रखी है। इन फीचर्स क्या हैं, एंसेस्टर्स हैं एप्स के। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस दोनों को ही हम क्या मानते हैं, एंसेस्टर ऑफ एप्स मानते हैं। दे आर हेयरी, दे वॉक लाइक गोरिल्ला, राइट। टेट्रापीडल है, टेट्रापीडल मतलब ये चारों हाथ पैरों पर चलते हैं। बाईपीडल नहीं है, हम लोग क्या है, बाईपीडल हैं बिकॉज हम 2 पैरों का यूज़, ये क्या है, टेट्रापीडल है बिकॉज ये 4 हाथ पैरों पर चलते हैं। 8 फ्रूट। फिर रामापिथेकस आए 15 मिलियन ईयर्स को अगेन। लोकेशन ऑफ फॉसिल्स कहाँ, शिवालिक हिल्स इन इंडिया। रामपिथेकस, राम बर्ड कहाँ से आया, प्रॉब्ली इंडिया। क्रेनियल कैपेसिटी अगेन नॉन मेंशन इन एनसीईआरटी। फीचर्स क्या है, ancestors of apes but they are more man-like. Dryopithecus were more ape-like. They are also tetrapedal. They also ate fruit. Then we have Australopithecus. इनके fossils 2 to 5 million years ago आए। लोकेशन कहाँ है इनके fossils का, ईस्ट अफ्रीका में, इथोपिया में एंड टेंजानिया में। क्रेनियल कैपेसिटी इनके दे रखी है 450 to 600 cc। फीचर्स इनके क्या क्या है, नॉट टॉलर देन 4 फीट मतलब शॉर्ट ही थी इनकी हाइट। हंटिंग स्टोन मतलब स्टोन्स को यूज़ कर ये हंट कर लेते थे। टूल मेकर्स थे, स्टोन जब यूज़ करना जानते थे तो टूल्स भी बना लिए होंगे। एंड ये भी क्या करते थे, फ्रूट्स ही ईट करते थे। फिर है हमारे पास होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस फॉर द फर्स्ट होमोनिड लाइक फीचर्स इनके पास थे, ठीक है। इनके फॉसिल्स कहाँ मिले थे, ईस्ट अफ्रीका में, जावा में मिले थे। इनका क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc। They were also tool makers. They were vegetarian and they were bipedal. Then we have Homo erectus. Homo erectus
कितने ईयर्स पहले थे, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो इनके फॉसिल्स मिले चाइना एंड यूरोप में। 900 cc इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। दे हैड एन इरेक्ट बॉडी पोस्चर, दैट्स द नेम इरेक्टिकस। दे यूज्ड फायर। दे हैड स्टार्टेड यूजिंग मीट। अभी तक जितने भी थे वो प्रॉब्ली वेजिटेरियन ही थे, बट दीज वर द वंस जिन्होंने मीट खाना शुरू कर दिया था। और इनके वर्टिब्रल कॉलम में सारे 4 कर्व्स जो थे वो डेवलप हो चुके थे। फिर निएंडरथल मैन है, इनके फॉसिल्स हमें कितने पहले मिले थे, 1 लाख to 40,000 ईयर्स के फॉसिल्स थे। कहाँ मिले, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना, 1400 cc। क्या फीचर्स हैं इनके कि रिलीजियस थे, मतलब इनके पास अब इतना दिमाग आ गया था कि ये रिलीजन्स फॉलो करने लगे थे, अपने जो डेड बॉडीज़ थी उनको बरी करने लगे थे, अपनी बॉडीज़ को हाइड करने लगे थे, कपड़ों तो इससे तो नहीं, मे बी पत्तों से या जो भी है। एंड ये भी नए टाइप के टूल्स बनाने लग गए थे। फिर आए हमारे होमोसेपियंस, कितने साल पहले, 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो। इनका बुक में हमें दे रखा है 18,000 ईयर्स अगो उन्होंने क्या करा, भिम्बेटका रॉड शेल्टर में इनकी हमारे पास केव पेंटिंग्स हैं इन द मध्य प्रदेश राइजन डिस्ट्रिक्ट। एंड 10,000 ईयर्स बैक इन्होंने प्रॉब्ली एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया था। क्रेनियल कैपेसिटी इनका कितना है, 1350 to 1400 cc का क्रेनियल कैपेसिटी। और अफ्रीका में अरोज़ हुए, मतलब स्टार्टिंग का कहाँ फॉसिल्स मिले, अफ्रीका में, और उसके बाद दे प्रॉब्ली स्प्रेड एवरीवेयर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाओ, तब तक के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।